दोस्तों, मौत दो तरीके से होती है। एक वो मौत होती है जो इंसान मर जाता है, उसके बाद लोग कहते हैं कि ऐसे इंसान को भगवान जल्दी क्यों उठा लेता है। लोग उसके मरने के बाद पछताते हैं कि आज ही मुझे छोड़कर चला गया है। लोग दुआएं देते हैं, कोई बात नहीं है, जहां भी रहे खुश रहे, सुखी रहे। और एक मौत वो होती है दोस्तों, जो कि मरने के बाद लोग बददुआएं देते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ मर गया ये धरती का बोझ था, ये परिवार के लिए एक बोझ था। लोग मरने के बाद गालियां देते हैं। ऐसे इंसान को क्या कहेंगे आप? ऐसी ही दूसरी मौत होती है दोस्तों। ऐसे एक परिवार था लखनऊ में, और उस परिवार में एक बेटा, एक पत्नी और एक पति रहा करते थे। दोस्तों, उस पति के मरने के 3 दिन बाद पता चलता है कि वो जो पति है मरने से पहले ऐसा काम कर गया है। और उस पत्नी को जब पता चलता है तो पत्नी इतना आग बबूला हो जाती है, अपना आपा खो बैठती है। और वो कब्र पर जा करके जूतों से, चप्पलों से मारती है। और कब्र के अंदर से उस लाश को, उस आदमी के लाश को निकाल कर मारने की कोशिश करती है दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप सोचकर और सुनकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपको ऐसी ही कहानियां सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी में आगे। दरअसल दोस्तों, ये कहानी लखनऊ की है। लखनऊ का हजरतगंज इलाका है, और उसी इलाके में एक सोहन लाल नाम के एक आदमी रहते थे। सोहन लाल जो था दोस्तों, वो बहुत ही बिगड़ैल किस्म का लड़का था। और उसके माता पिता थे। जो पिता था वो अच्छी खासी नौकरी करते थे, पैसे कमाते थे, अच्छा खासा पैसा था उनके पास। लेकिन बेटा इतना नाकारा, इतना निकम्मा निकल जाएगा, उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। सोहनलाल जो था दोस्तों, वो हमारा गर्दी करता था, दारू शराब पीता था, कोठे पे जाना, जुआ खेलना, उसकी यही निजी जिंदगी का एक हिस्सा था दोस्तों। जो सोहनलाल के माँ बाप होते हैं, वो सोचते हैं क्यों ना इसकी शादी कर दिया जाए, ताकि हो सकता है ये सुधर जाए। लेकिन कोई भी दोस्तों जो इज्जतदार इंसान होगा, वो ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी क्यों देगा? दोस्तों, उसके माँ बाप बहुत प्रयास करते हैं कि सोहनलाल की शादी हो जाए, लेकिन उसकी शादी होने को नहीं होती है। दोस्तों, कोई भी करने को तैयार नहीं होता है। और उसके बाद दोस्तों, एक गरीब परिवार होता है, और उस गरीब परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम रेखा होता है। उसके माँ बाप सोचते हैं कोई बात नहीं, लड़का बिगड़ा हुआ है, चलो समय के साथ में सुधर जाएगा, लेकिन मेरी लड़की की जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि सोहन के जो माँ बाप हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। सोहन एक लौता लड़का था उनका। तो इसलिए वो लड़की के माँ बाप, यानी रेखा के माँ बाप ने सोचा कि शादी कर देते हैं, समय के साथ में सुधर जाएगा, और जो मेरी लड़की है वो गरीबी से दूर रहेगी। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में जब लड़की, यानी रेखा को 2 महीने बाद पता चलता है कि सोहन बिगड़ा नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। यहाँ तक कि वो कोठे तक जाता है। और जो वो शादी में पैसे पाई हुई थी, ये सब पाई हुई थी, वो उससे छीन लेता है, उससे दारू पी लेता है, कोठे पे ले जाके उड़ा देता है, सब करता है। जो रेखा है, वो अपने सास-ससुर के पास आती है और अपना दुखड़ा सुनाती है। कहती है, "आप लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, मेरी ज़िंदगी एकदम नरक बन गई है।" तो जो सोहन के माता-पिता होते हैं, वो कहते हैं, "बेटा, अब करूँ तो क्या करूँ? बेटे की ज़िंदगी का सवाल था, और कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो, और जब तक हम लोग ज़िंदा हैं, तब तक तुम्हें कोई या किसी भी प्रकार का कमी महसूस नहीं होने देंगे। और अगर भगवान ने चाहा तो 1-2 बच्चे होने के बाद हो सकता है कि सोहन सुधर जाए।" दोस्तों, कुछ है ऐसा ही होता है। लगभग 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद जो रेखा होती है, उसको एक बच्चा जन्म लेता है, बेटा पैदा होता है। अब दोस्तों, रेखा के जो ससुर थे, जो सास थी, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि यार चलो, आखिरकार एक वारिस हमारे घर में आ गया, वारिस ने जन्म ले लिया। लेकिन दोस्तों,
जो रेखा के ससुर थे, वो उसको दिलासा दिलाते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं अपना जो भी प्रॉपर्टी है, वो मैं सब तुम्हारे नाम कर दूँगा और नहीं तो अगर मैं कहीं मर गया, तो ये जो सोहन है, ये सब कुछ बेच के खा जाएगा और तुम लोग रोड पर आ जाओगे। लेकिन दोस्तों होने को कौन टाल सकता है? लगभग 102 महीने बीता ही था, ये सोच विचार चल ही रहा था कि कब रेखा के नाम प्रॉपर्टी कर दी जाए और अचानक जो सोहन के पिता होते हैं, उनको हार्ट अटैक आता है और वो एकाएक ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही लगभग 15 से 20 दिन गुजरता है उनकी मौत का, तभी जो रेखा की साथ होती है, उसका भी एकाएक देहांत हो जाता है। अब जो रेखा है दोस्तों, उसके सर पर मानो दुःख का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि पति तो नाकारा था ही, गोद में एक छोटा-सा बच्चा और जो देख-रेख करने के लिए सास-ससुर थे, वो भी इस दुनिया को छोड़ कर के चले गए थे। अब दोस्तों रेखा करे तो क्या करे? इधर जो सोहन है दोस्तों, वो अब और बिगड़ैल हो गया, वो बिन लगाम का घोड़ा बन गया। जड़-ज़मीन जितनी भी थी सब सोहन के नाम हो चुकी थी। सोहन अब किसी का डर नहीं था, किसी का कुछ नहीं था और जितना भी धन संपत्ति था वो उसके नाम हो चुका था। वो धीरे-धीरे उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। अब उसका जो जुए का लत था, जो कोठे का लत था, जो दारू पीने का लत था, वो और बढ़ चुका था। अब उससे घर से कोई मतलब नहीं था। हफ्ते-हफ्ते भर 10-10 दिन गायब रहता था वो। दोस्तों ऐसे करते-कराते लगभग 2 साल का वक़्त बीत जाता है और इन 2 सालों में लगभग सोहन ने जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो सब बेच डाली और बेच करके कोठे पर उड़ा दिया, जुए में उड़ा दिया, शराब में उड़ा दिया। दोस्तों, ले दे करके जिस घर में रेखा रहा करती थी, वही एक घर बचा था। हालाँकि वो कीमती घर था क्योंकि लखनऊ जैसे शहर में था, कम से कम करोड़ों का घर था वो, पुराना ही था, लेकिन जगह कीमती थी। अब दोस्तों, रेखा को धीरे-धीरे पता चलता है कि सोहन जो है, वो भी उस घर को भी बेचने का कोशिश करता है। रेखा उससे बात करने की कोशिश करती है, कहती है कि तुमने तो जो भी था वो बेच डाला, कम से कम ये घर तो रहने दो, तुम्हारा एक बेटा है, वो कहाँ जाएगा? मेरे बारे में ना सही, कम से कम अपने बेटे के बारे में तो सोचो। तुम्हें जो भी चाहिए, वो मैं तुम्हें लाके दूँगी, तुम्हें रोज़ दारू चाहिए, मैं तुम्हें दारू दूँगी, जो भी खाने-पीने की चीज़ थी, मैं सामान है वो सब लाके दूँगी। क्योंकि रेखा जो है दोस्तों, अपने ससुर के देहांत के बाद, वो फल का ठेला लगाने लगी थी। क्योंकि अगर वो कुछ ना करती तो उसका जो रोज का खर्चा था और अपने बच्चे का पालन पोषण था वो कैसे करती। दोस्तों, वो फल का ठेला लगा करके अपना जीवन यापन करती थी और यही अब सोहन को भी बोली कि तुम ये घर छोड़ दो और तुम्हें जो भी दारू का पैसा है, जो भी तुम्हें खाने पीने के, मैं तुम्हें रोज लाके दूंगी, लेकिन ये घर छोड़ देना। अगर तुम नहीं माने और अगर ये बेच दिया तो तुम्हें मैं मार डालूंगी। रेखा ने सोहन को धमकी भी दी। दोस्तों, सोहन ने अपना घर छोड़ दिया और जाके कोठी पे रहने लगा। एक दिन अचानक सोहन का तबीयत बिगड़ गया और वो वापस रेखा के पास आया। रेखा जो है दोस्तों, वो सोहन को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर देखा, जांच किया और उसके बाद रेखा से कहता है कि अब इसके बचने का कोई चांस नहीं है, कि इसका जो लीवर है, जो भी किडनी है, अंदर का जितना भी पार्ट है, वो एकदम खत्म हो चुका है। अब ये भगवान भरोसे ही जिंदा है, जितने दिन रह सकता है, ये महीने भी रह सकता है, 10 दिन भी रह सकता है, 2-4 महीने भी रह सकता है। जितने भी दिन रह सकता है, ये रहेगा, लेकिन इसके मरने का कोई समय निश्चित नहीं है। दोस्तों, रेखा जो होती है, उसको कोई दुःख नहीं होता है और ना ही खुशी होती है, क्योंकि ऐसा कोई काम सोहन ने नहीं किया था, जो कि दुःख करने वाला हो। दोस्तों, रेखा सोहन को अपने घर ले आती है और उसके बाद सोहन जो होता है तो सोचता है कि अब जो मुझे मरना ही है, तो क्यों ना मैं अब शान से मरूँ, और वो अब पहले से ज़्यादा पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है और कोठे पे जाने लगता है। इसी बीच में दोस्तों,
लगभग 2 महीने का वक़्त बीतता है और एक दिन सोहन का देहांत हो जाता है। दोस्तों, अब 2-4 लोग नाते रिश्तेदार आते हैं और सोहन को ले जा कर के गंगा किनारे उसको दफना देते हैं और जो उसका बेटा था, लगभग वो 10 से 11 साल का था, वो भी जाता है और गंगा किनारे दफनाने के बाद सब लोग आ जाते हैं। अब दोस्तों, जो रेखा है, वो 3 दिन लगभग घर में पड़ी थी। उसको ना खुशी थी और ना ही गम था, लेकिन उसका पति इस दुनिया से चला गया था। कहीं न कहीं मन में कुछ दुःख तो ज़रूर था। तीसरे दिन एक औरत की एंट्री होती है उसके घर पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। लगभग उसकी उम्र 35 से 36 साल की थी और वो रेखा से मिलती है और कहती है, "ये घर मेरा है और ये तुम्हें खाली करना पड़ेगा।" रेखा के पैरों तल से जैसे ज़मीन खसक जाती हो, कहती, "ये घर तो मेरा है, ये मेरे पति का था, अब वो इस दुनिया में है नहीं, तो इसके नाते अब ये घर मेरा है, तुम्हारा कैसे हो सकता है?" उस औरत का नाम जो औरत आई थी, उसका नाम सोनिया होता है। सोनिया कहती है, "जो तुम्हारा पति था, वो मेरा सब कुछ था, मैं उसके लिए सब कुछ थी। मेरा लखनऊ में एक कोठा है, मैं कोठा चलाती हूँ और वो जब भी था मेरे पास रहता था, मैं उसके लिए सब कुछ थी, मेरे लिए सब कुछ वो करने को तैयार था और ये घर भी वो मेरे नाम कर गया है।" दोस्तों, इधर रेखा इतना आग बबूला हो जाती है, जो सोनिया है उसको मारने के लिए दौड़ा लेती है। सोनिया जो होती है, वो अपना जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन थी तो वो कोठे वाली, वो अपना रंग कैसे बदल सकती थी? वो पुलिस के पास जाती है और पुलिस को लेकर के वापस आती है। वापस आने के बाद पुलिस जो है रेखा से कहती है, "ये लीगली इनका घर है, इनके पास कागज़ है, तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, तुम इसको खाली करके और अपना सामान लेकर के चली जाओ, नहीं तो 1 हफ्ते बाद तुम्हें सामान भी निकालने नहीं दिया जाएगा और तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा।" क्योंकि ये घर इनका है। दोस्तों, रेखा जो होती है एकदम आग बबूला हो जाती है, अपने बेटे से पूछती है अपने बाप के जो अपना बाप का अंतिम संस्कार था वो कहाँ किया है? बेटा बोलता है, "क्या करोगी?" कहती है कि, "मैं उससे पूछूँगी कि ये तुमने क्या किया है?" कहता है कि, "वो तो मर गए, अब उनसे क्या पूछोगी?" कहती है, "नहीं, मुझे पूछना है।" और वो बेटे को लेकर के गंगा किनारे पहुँच जाती है। घर से अपने हाथ में एक जूता लेकर के जाती है और जैसे ही पहुँचती है उसकी कब्र पर, वो उस जूते से मारना स्टार्ट करती है। एकदम पागल हो जाती है। उसके पागलपन का कोई सीमा नहीं होता है दोस्तों। अब जो उसका बेटा था, वो एकदम से घबरा जाता है, डर जाता है, सहम जाता है, अपनी माँ को होश में लाने को कोशिश करता है। उसकी माँ जो होती है, अपने हाथों से उसकी कब्र को खोदने लगती है। दोस्तों, जो उसका बेटा था, वो डरा-सहमा रोड की तरफ भागता है। वहाँ पर इधर-उधर देखता है, कोई नहीं दिखाई देता, तब तक एक बाइक से सवार एक आदमी आता है। वो रुकता है, कहता, "क्या हुआ?" वो सारी बात बताता है। वो जो आदमी है, उसका नाम रोहित होता है। वो भाग के उसके पास आता है, उसको वहाँ से उठाता है, समझाता है, बुझाता है और अपने बाइक पर बिठा करके अपने घर ले जाता है दोस्तों। उसके बाद जब अपने घर ले जाता है, रोहित के माता-पिता होते हैं, वो जब ये सारी बातें सुनते हैं, तो रेखा को समझाते हैं कि बेटा उसको जो करना था वो तो कर गया, लेकिन अब तुम अपना ज़मीर क्यों खराब कर रही हो एक पत्नी होने के नाते? उसका मट्टी क्यों खराब कर रही हो? जो भी तुम कर रही थी, बहुत गलत कर रही थी। दोस्तों, लेकिन रेखा करती तो भी क्या करती? दोस्तों, सुबह होती है, रोहित का एक दोस्त वकील होता है, रेखा को लेकर के उस वकील के पास जाता है, सारी कहानी बयाँ करता है। जो रोहित का वकील होता है, रेखा की बातें सुन कर के एकदम हैरान परेशान हो जाता है। वो कहता है, "ठीक है, ज़मीन भले उसके नाम कर दिया है, घर कर दिया है, कहीं न कहीं कुछ तो कानूनी प्रक्रिया में कमी हुई होगी, मैं उसका जाँच करूँगा और जो भी मदद हो पाएगा मैं करूँगा और अगर ये केस मैं जीत गया, तो जो मर्ज़ी आए मुझे दे देना फ़ीस और अगर मैं हार गया, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि बहुत लाचार और बहुत मजबूर है।"
दोस्तों, वो वकील जो होते हैं बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। वो केस को दायर कर देते हैं, केस चलने लगता है। लगभग 2 साल केस चलता है। उन 2 सालों में कभी ये लगता है कि कुछ नहीं मिलेगा, कभी लगता है कि बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 2 से 3 साल बीत जाता है। इधर जो रोहित होता है, वो किराए के मकान में रहता है। किसी स्टेशनरी पे वो 10,000 रुपए की नौकरी करता है। जब इन दोनों का मुलाकात होता है और बार-बार फ़ोन से कॉन्टैक्ट करना पड़ता था। रेखा कहती है, "आप लोग वहाँ पे भाड़ा दे रहे हो, क्यों ना मेरे घर पे ही आके रहो, आखिर में मैं और मेरा बेटा ही रह रहा है। तो तुम और तुम्हारे पिता माँ-बाप हैं, 3 लोग तुम हो, 2 लोग हम हो जाएँगे, 5 लोग एक परिवार की तरह रहेंगे।" रोहित भी ऐसा ही करता है। अब ये पाँचों एक परिवार की तरह उसी घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, लगभग 3 से 4 साल मुकदमा चलता है और कोर्ट जो है वो रेखा के हक में फैसला सुनाता है। ना कि वो घर वापस दिलाती है कोर्ट, बल्कि ज़मीन के 2 जो और टुकड़े होते हैं, वो भी उस सोनिया के नाम हुआ था, उसमें भी बहुत सारी कमियाँ पाई गई और वो जो ज़मीन का टुकड़ा होता है दोस्तों, वो भी रेखा के नाम कोर्ट कर देती है और साथ ही सोनिया को फटकार लगाती है कि तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में पता नहीं कितना घर बर्बाद कर देते हैं, पता नहीं कितना घर उजाड़ देते हैं। जैसे तुमने रेखा का घर उजाड़ा है, उसका घर बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे जैसे लोग समाज में एक गंदगी हैं, एक धब्बा हैं। कोर्ट फटकार लगाती है सोनिया को और उसके बाद उसको कुछ थोड़ा बहुत मुआवजा, जुर्माना करके और छोड़ देती है दोस्तों। अब उसके बाद इतने दिनों में रोहित और रेखा का कहीं न कहीं लगाव हो चुका था और ये एहसास रोहित के माँ-बाप को हो गया था। अब जब ये सब कुछ हो जाता है, तो रोहित के माँ-बाप रेखा से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम बुरा ना मानो तो रोहित से शादी कर लो। तो वो कहती है कि पिताजी, अगर रोहित मुझसे शादी करना चाहे तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। रोहित के मन में भी यही चल रहा था और उसके बाद रोहित और रेखा का शादी हो जाता है। अब ये दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी से बिता रहे हैं और अब इन दोनों के एक बच्ची भी जन्म लेती है और उधर जो रेखा का बड़ा बेटा है, वो लगभग हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहा था और अभी कुछ दिनों पहले रेखा की एक बच्ची भी जन्म लेती है और ये इन दोनों की ज़िंदगी खुशी से बीत रही है। अब रेखा अपने सास-ससुर यानी रोहित के माँ-बाप की सेवा कर रही है और इनकी ज़िंदगी खुशहाल बीत रही है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है कि कभी आप ऐसे पचड़े में ना फँसें। ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।